और फिर आपकी आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाती है। तो अगर तो आपकी आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी 4 मिलीमीटर से कम है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको यूजुअली जो थोड़ी सी स्पेस चाहिए अपनी क्राउडिंग को ठीक करने के लिए, उसके लिए एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जो थोड़ी सी स्पेस आपको चाहिए उसको आप इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन या थोड़ी सी एक्सपेंशन करके इजीली अचीव कर सकते हैं। और जो स्पेस डेफिशिएंसी है उसको आप इन दो प्रोसेसेस से कंपनसेट करके तो नॉर्मल अलाइनमेंट जो है वो अचीव कर सकते हैं। फिर है कि अगर आपकी आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी 5 से 9 मिलीमीटर के दरमियान में है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप इनको बॉर्डर लाइन केसेस कह सकते हैं कि आप इनको एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी डील कर सकते हैं और नॉन एक्सट्रैक्शन के साथ भी आप इनको डील कर सकते हैं। अब इसमें जो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है वो तो सिंपल है कि आप एक्सट्रैक्ट करें अपना 1 या 2 दांत आर्च के अंदर और उसकी स्पेस को आप यूटिलाइज़ करते हुए बाकी दांतों को अरेंज कर लें। जो नॉन एक्सट्रैक्शन वाला ट्रीटमेंट प्लान बनेगा ऐसे केसेस के अंदर, उसमें या तो आपको एक्सपेंशन करनी पड़ेगी या स्पेस गेन करने के लिए आपको डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी, या आप दोनों चीज़ें इकट्ठी भी कर सकते हैं। तो जो आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी 5 to 9 मिलीमीटर है आपकी, वो आपकी बॉर्डर लाइन केस बनता है, यानी एक्सट्रैक्शन और नॉन एक्सट्रैक्शन दोनों ट्रीटमेंट प्लान्स आप उसके अंदर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी 10 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा की आ रही है, तो फिर ऐसे केसेस के अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि आप विदाउट एक्सट्रैक्शन इतनी स्पेस क्रिएट करें जिसमें आपके सारे दांतों की अलाइनमेंट हो सके। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है वो एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। फिर एक इंडेक्स है जिसको लिटिल्स इरेगुलरिटी इंडेक्स कहते हैं। इसने भी आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी को जो है वो, या आप कह रहे हैं कि ग्रेडिंग की है, उसकी इंडेक्स बनाया है। तो अगर आपकी 0 मिलीमीटर की आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो वो कह रहा है कि ये परफेक्ट अलाइनमेंट में है, यानी जितनी स्पेस आपके पास आर्च के अंदर है उतनी ही स्पेस आपके दांतों को चाहिए परफेक्टली अलाइन होने के लिए। अगर डिग्री ऑफ क्राउडिंग 1 to 3 मिलीमीटर है तो उसको मिनिमल कंसिडर करता है, 4 to 6 को मॉडरेट, 7 to 9 को सवियर और 10 या उससे ज़्यादा को वेरी सवियर क्राउडिंग वो क्लासीफाई करता है। तो ये आपकी सारी थी आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मिक्स्ड कंडीशन एनालिसिस। अब इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपके पास एक पेशेंट आया है जो मिक्स्ड कंडीशन स्टेज के अंदर है। तो इसके अंदर आपने उसकी परमानेंट टीथ की जब वो इरप्ट होंगे आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी फाइंड करनी है। यानी मिक्स्ड कंडीशन एनालिसिस में आप ये करेंगे कि इन फ्यूचर उसकी ALD क्या बनेगी ये आपने फाइंड आउट करना है। जब उसके C, D और E जो है वो 3, 4 और 5 से रिप्लेस हो जाएंगे तो इवेंचुअली आपने पता करना है कि क्राउडिंग होगी या स्पेसिंग होगी या क्या उसकी पोजीशन बन जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट चीज़ें प्लान कर सकते हैं। जिस तरह आपकी लीवे स्पेस होती है या ई स्पेस जिसको कहते हैं, तो अगर आपको पता चल गया कि इवेंचुअली पोटेंशियल क्राउडिंग होनी है पेशेंट के अंदर, तो आप मोलर्स को होल्ड बैक कर लेंगे और जो लीवे स्पेस होगी उसमें आप अपनी क्राउडिंग को रिलीव कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आप मतलब फोर्स ही कर सकते हैं मिक्स्ड कंडीशन एनालिसिस से कि इन फ्यूचर अगर आपकी कोई अलाइनमेंट की प्रॉब्लम बननी है तो उसको आप पहले से कैसे डील कर सकते हैं। बेसिकली जो पर्पज़ है वो ये है कि आप स्पेस अवेलेबल और स्पेस रिक्वायर्ड को असेस कर लें जो कि फ्यूचर में बननी है, ताकि आपको ऑलरेडी एक अंदाज़ा हो कि इस पेशेंट की इवेंचुअली क्राउडिंग होगी, अलाइनमेंट ठीक रहेगी या स्पेसिंग होगी। और पर्पज़ हमारा ये होगा कि इवेंचुअली इसकी वेल अलाइंड चीज़ जो है वो बन जाए। अब इंडिकेशन दिया कि पेशेंट एक तो मिक्स्ड कंडीशन पीरियड के अंदर आपके पास आना चाहिए, यानी उसके जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उसके अंदर C, D, E या एटलीस्ट 2 जो प्राइमरी टीथ है वो प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड इंडिकेशन है कि प्रीमेच्योर लॉस ऑफ प्राइमरी कैनाइन। अब जो प्रीमेच्योर लॉस है ना प्राइमरी कैनाइन का, ये बेसिकली क्राउडिंग को रिप्रेजेंट करता है। होता यूजुअली ये है कि जब आपके परमानेंट लैटरल इंसाइजर को स्पेस नहीं मिल रही होती इरप्ट करने की, तो वो थोड़ा सा एक टॉपिकली इरप्ट करता है। और इसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये है कि ऑलरेडी आर्च में स्पेस ही नहीं है, या फिर आपका जो बी है वो ओवर रिटेन्ड पड़ा हुआ है। तो जब लैटरल इंसाइजर आपका इरप्ट करता है तो वो थोड़ा सा डिस्टली यानी C वाले एरिया में से इरप्ट कर रहा होता है।
तो वो अपनी एरप्शन के दौरान वो जो प्राइमरी कैनाइन पड़ा होता है उसकी रूट को रिजॉल्व कर देता है, और इस वजह से जो आपका प्राइमरी कैनाइन है वो प्रीमेच्योरली एक्सफोलिएट हो जाता है। तो इस केस के अंदर भी ये पोटेंशियल क्राउडिंग को जो है वो पॉइंट आउट करता है। तो ये भी आपकी मिक्स्ड कंडीशन एनालिसिस की एक इंडिकेशन है। फिर जो थर्ड इंडिकेशन है वो रोटेशन और ब्लॉकिंग ऑफ लैटरल इंसाइजर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस और एक्टॉपिक इरप्शन ऑफ परमानेंट फर्स्ट मोलर्स। यानी जो भी चीज़ आपकी एक्टॉपिकली इरप्ट हो रही है और नॉर्मल अपनी पोजीशन पर नहीं आ रही, वो आपको वारंट करेगा कि आप मिक्स्ड कंडीशन एनालिसिस करें, ताकि जो इवेंचुअल 3 दांत आपके हर क्वाड्रेंट के अंदर आने हैं तो उनके लिए स्पेस आपके पास कितनी है और उनकी अलाइनमेंट किस तरह हो। अब ये चीज़ फाइंड करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें से 3 हम यहाँ पे देखेंगे। पहला उसमें से है मोयर मिक्स्ड कंडीशन एनालिसिस। अब इसके लिए आपको पेशेंट की कास्ट चाहिए एक इम्प्रेशन के बाद, एक डिवाइडर चाहिए जिससे आप दांतों की मेजर डिस्टल विड्थ फाइंड करेंगे, और एक प्रोबेबिलिटी चार्ट है उनका जो आपको चाहिए होगा। तो करना आपने यह है कि बेसिकली मोयर ने ये किया था कि उसने ये देखा था कि जो लोअर 4 इंसाइजर्स होते हैं ना, उनकी अगर विड्थ्स को हम क्यों ऐड कर लें तो इसका कोरिलेशन जो बकल सेगमेंट में 3, 4 और 5 की कंबाइंड विड्थ होती है ना, उसके साथ बन जाता है। किया उन्होंने अपर जो 4 इंसाइजर्स थे उनके साथ भी था, लेकिन उनकी कोरिलेशन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी लोअर 4 इंसाइजर्स की थी। तो लोअर 4 के साथ उन्होंने ये मेथड किया। अब तरीकाकार ये है कि आप लोअर सेंट्रल्स और लोअर लैटरल्स की मेजर डिस्टल विड्थ जो है वो आप अपने डिवाइडर से फाइंड करते हैं और उसको आप प्लस कर लेते हैं, और फिर इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है, उस पर आप इजीली देख लेते हैं कि अगर आपकी इंसाइजर्स की क्यूमुलेटिव विड्थ इतनी आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मैक्सिला और मैंडिबल में एक क्वाड्रेंट के अंदर 3, 4 और 5 की कंबाइंड विड्थ कितनी होगी। तो इनका जो प्रोबेबिलिटी चार्ट है, इन्होंने एक बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मेंशन्ड हैं एक साइड पे। तो जिस पॉपुलेशन पे इन्होंने स्टडी की थी, अगर आप उसी पॉपुलेशन के ऊपर फाइंड कर रहे हैं तो फिर तो आप 95 या 99% वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अगर फॉर एग्जांपल उनकी पॉपुलेशन से अलावा कहीं फाइंड कर रहे हैं, तो ये कहा गया है कि 75% वाला जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो रिलायबल कंसिडर किया जाता है। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि इस मेथड के साथ हम इन फ्यूचर परमानेंट डेंटिशन का ALD कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने जब लोअर 4 इंसाइजर्स की जो विड्थ है उसको प्लस किया तो हमारे पास 20 मिलीमीटर आ रही है। तो इस प्रेडिक्शन टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैंडिबुलर इंसाइजर्स की विड्थ 20 मिलीमीटर्स है, तो जो मैक्सिला के अंदर कैनाइन और प्री मोलर्स की प्रेडिक्टेड विड्थ होगी वो 20.9 मिलीमीटर होगी एक क्वाड्रेंट के अंदर, और मैंडिबल के अंदर इन्हीं 3 की जो कंबाइंड विड्थ होगी एक क्वाड्रेंट के अंदर वो 20.4 मिलीमीटर्स होगी। यानी अगर हम सिर्फ मैंडिबल की बात करें इस वक्त तो 20.4 एक साइड की 3, 4, 5 की विड्थ है, 20.4 एक साइड के 3, 4, 5 की विड्थ है। इन दोनों को प्लस कर लें, और जो सेंट्रल्स हैं उनको आपने ऑलरेडी कास्ट के ऊपर मेजर कर लिया हुआ है। तो ये 3 वैल्यूज़ आप प्लस करें तो ये आपके पास स्पेस रिक्वायर्ड आ जाएगी इन फ्यूचर आपकी परमानेंट डेंटिशन की। और कास्ट के ऊपर ही आप 6 के मीजियल से लेके 6 के मीजियल तक स्पेस अवेलेबल फाइंड कर लें, तो ये आपके पास लोअर आर्च का टोटल ALD आ जाएगा, जो कि परमानेंट डेंटिशन के लिए, यानी आप इन फ्यूचर फाइंड कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये ALD बनेगा इस आर्च का। इसी तरह मैक्सिला है, मैक्सिला के ये टेबल जो है आपको ये दोनों जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स है राइट और लेफ्ट का, उसका 3, 4, 5 की विड्थ बता देगा, और 1, 2 आपके ऑलरेडी इरप्टेड होंगे तो वो आप सिंपली कास्ट पे मेजर कर सकते हैं। अब फिर सेकंड आपका जो मेथड है मिक्स्ड डेंटिशन एनालिसिस का, वो आपका टनाका जॉनस्टन है। तो मोयर और टनाका जॉनस्टन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ फ़र्क ये है कि जो टनाका जॉनस्टन है उसने जो मोयर का प्रोबेबिलिटी चार्ट था उसको एक फार्मूले में चेंज कर दिया। पॉइंट आउट उन्होंने यही किया था कि क्योंकि जो मोयर ने चार्ट बनाया हुआ है वो सिर्फ एक पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी हुआ है और वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दी थी। और अगर आप दोनों मेथड्स को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर वैल्यूज़ मिलती हैं। जो आपका 3, 4, 5 की विड्थ इवेंचुअली आती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आती है दोनों मेथड से। तो टनाका जॉनस्टन के लिए आपको कास्ट चाहिए और एक डिवाइडर चाहिए, बस ये, और एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपको ज़ुबानी आता हो तो ज़्यादा अच्छा है।
हाँ, मेथड सिंपल ये है कि आपने लोअर 4 इंसाइजर्स को ही कास्ट के ऊपर मेजर करके उनका सम जो है ना वो ले लेना है। इस सम को हम इस फार्मूला में x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और y हमारी जो यानी जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी जो 3, 4 और 5 की एस्टिमेटेड विड्थ होगी एक क्वाड्रेंट के अंदर वो होगी। तो मैक्सिला के अंदर जो आपने, अगर मैक्सिला के अंदर आप 3, 4, 5 की एक क्वाड्रेंट की विड्थ फाइंड कर रहे हैं, तो जो लोअर इंसाइजर्स की का सम आया है उसको हाफ करें और 11 प्लस कर दें उसके अंदर। और इसी तरह अगर मैंडिबल में फाइंड कर रहे हैं तो जो लोअर इंसाइजर्स का सम आया है उसको हाफ करें और उसमें 10.5 ऐड कर दें। तो ये एक क्वाड्रेंट का आपके पास 3, 4, 5 की इवेंचुअल विड्थ आ जाएगी। इसको आप डबल कर लें तो वो दोनों क्वाड्रेंट्स की हो जाएगी, और इंसाइजर्स जो आपके इरप्टेड हैं उनको आप कास्ट पे मेजर कर लें, तो ये आपकी ओवरऑल आर्च के ऊपर अपर भी और लोअर भी जो है वो स्पेस रिक्वायर्ड आ जाती है। जो स्पेस अवेलेबल है वो आप ऑलरेडी कास्ट के ऊपर 6 के मीजियल से दूसरे 6 के मीजियल तक फाइंड करेंगे, तो ये इन फ्यूचर परमानेंट एडिशन की ALD आपके पास आ जाएगी। और फिर जो थर्ड इसका मेथड है वो रेडियोग्राफिक मेथड है। अब इस मेथड में अच्छी बात यह है कि ये किसी एक पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी नहीं हुआ और ये जनरलाइज नहीं करता अपनी स्टडी को। ये हर पेशेंट के ऊपर इंडिविजुअली किया जा सकता है, और उसकी जो भी इंडिविजुअल दांत यानी उसका कोई छोटा बन रहा है या एक्सेसिवली बड़ा है तो उसको ये काउंट करेगा। अब कहता वो ये है कि अगर आप एक्सरे देखते हैं किसी पेशेंट का, फॉर एग्जांपल आप OPG देख रहे हैं, मिक्स्ड एडिशन स्टेज के अंदर एक पेशेंट है उसका, तो उसमें आपको डेवलपिंग 3, 4 और 5 जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो मेथड बेसिकली ये कहता है कि आप वहीं से डायरेक्टली उनको मेजर कर लें तो आपको उस पेशेंट की जो 3, 4, 5 है उनकी विड्थ मिल जाएगी। लेकिन उसके अंदर जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि एक्सरे के अंदर कुछ मैग्नीफिकेशन होती है, जो कि आप ये समझे कि जो चीज़ ओरिजिनली होती है उससे थोड़ी सी मैग्नीफाइड नज़र आ रही होती है आपको एक्सरे के अंदर। तो अगर हमें ये मैग्नीफिकेशन एरर पता चल जाए तो हम इस एरर को रेक्टिफाई करें तो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। अब उस एरर को कैसे रेक्टिफाई करें या फाइंड करें, तो उसका तरीका ये है कि कोई ऐसी चीज़ आप देख लें जो आपको एक्सरे पे भी नज़र आ रही हो और इंट्राओरली भी हो, यानी आप उसका इंप्रेशन लेके कास्ट बना सकें। तो वो सिंपली आपका एक प्राइमरी टूथ है कास्ट के ऊपर, जो आपका इरप्ट भी हुआ है और आपको एक्सरे में भी नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप इन दोनों को मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने D को एग्जांपल ले लें, आपने D को कास्ट पे मेजर किया और D को ही आपने एक्सरे के ऊपर भी मेजर किया, तो आपने देख लिया कि इन दोनों की जो विड्थ है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है। तो ये आपका एक्सरे की मैग्नीफिकेशन बन जाएगी। इसकी सिंपल एग्जांपल इस तरह ले लें, वैल्यूज़ हाइपोथेटिकल है समझने के लिए, कि अगर आपने कास्ट के ऊपर मेजर किया और आपका जो विड्थ है D की वो 5 मिलीमीटर आ रही है, और जो आपकी एक्सरे पे मेजर करने पे फॉर एग्जांपल यही विड्थ आपकी D की 10 मिलीमीटर आ रही है, तो इसका मतलब है एक्सरे आपको डबल मैग्नीफिकेशन दे रहा है। यानी जो चीज़ एक्सरे पे जितनी बड़ी नज़र आ रही है उसको अगर आप हाफ कर लें तो वो उसका इवेंचुअल यानी ओरिजिनल साइज़ होगा। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो प्राइमरी टूथ ऑन कास्ट मेजर किया है उसको अगर आप y कह लें, और वही प्राइमरी टूथ आपने एक्सरे पे मेजर किया तो उसको y प्राइम कह लें, तो इनकी जो रेशियो है वो इक्वल होगी। जो हमारे पास अंडरलाइंग विड्थ ऑफ अंडरलाइंग सक्सेसर ऑन एक्सरे और विड्थ ऑफ द अनइरप्टेड परमानेंट टूथ की जो हमारे पास रेशियो होगी वो उससे बराबर होगी। तो इसको सिंपली आप फार्मूले को मैनिपुलेट करें तो आपके पास जो रिक्वायर्ड है यानी विड्थ ऑफ अनइरप्टेड परमानेंट टूथ है वो आप फाइंड कर लेंगे। अब इस तरह एक क्वाड्रेंट के अंदर आपको ये 3 दफ़ा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हर परमानेंट टूथ के लिए, तो आपके पास एक क्वाड्रेंट की 3, 4, 5 की विड्थ आ जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी या डिसएडवांटेज कह लें वो ये है कि इसमें आपको एक्सरे की रेडिएशन जो है पेशेंट को देनी पड़ती है। अब एक उसका तरीका ये है कि आप OPG कर लें ताकि सारे क्वाड्रेंट्स आपको एक ही एक्सरे के अंदर नज़र आ जाएं, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि वो कर्व्ड एरिया को आपका जो OPG है वो स्ट्रेट करके दिखाता है, तो उसमें जो है वो एक्यूरेसी थोड़ी सी इतनी नहीं होती। और दूसरा ये है कि आप पेरिएपिकल्स करवा सकते हैं, तो उसमें यह है कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है लेकिन आपकी रेडिएशन डोज भी
इंक्रीज़ हो जाती है। और लास्ट जो हमारा है वो तो बोल्टन एनालिसिस बेसिकली हमें ये कहता है कि आर्चेस को अगर हम इग्नोर भी कर दें कि वो नॉर्मल साइज़ के अंदर हैं, तो मैक्सिला और मैंडिबल के जो दांत हैं उनका आपस में भी साइज़ का एक रिलेशनशिप होता है आपकी नॉर्मल जो क्लास 1 ओक्लूजन है अचीव करने में उसके लिए। तो वो ये कहता है बेसिकली कि आपके मैक्सिला के दांत थोड़े से बड़े होते हैं मैंडिबल की निस्बत, और इनके अंदर अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाए, यानी डिस्प्रपोर्शनेटली अगर आपके एक आर्च के दांत बड़े या छोटे हैं, तो आपकी आर्चेस नॉर्मल होने के बावजूद आपकी नॉर्मल ओक्लूजन नहीं बन सके। तो इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी इंटीरियर बोल्ट डाउन आ जाता है, क्योंकि वो एस्थेटिक एरिया में होता है। और उसमें बेसिकली ये है कि अगर आप क्लास 1 के 9 और नॉर्मल ओवरजेट रखना चाहते हैं, तो आपको अगर कोई बोल्ट ऑन डिस्क्रिपेंसी आ रही है आपके एनालिसिस के अंदर, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अब दो तरह के बोल्ट ऑन एनालिसिस किए जाते हैं। एक आपका 6 to 6 होता है, जिसमें आप फर्स्ट मोलर से लेके फर्स्ट मोलर तक अपर के 12 दांत और लोअर के 12 दांतों का साइज़ कंपैरिजन करके देखते हैं कि आया कि ये नॉर्मल साइज़ रिलेशन में है, कोई एक आर्च में बड़े हैं या छोटे हैं। और दूसरा 3 to 3 किया जाता है, यानी अपर इंटीरियर 6 का लोअर इंटीरियर 6 के साथ साइज़ का रिलेशनशिप देखा जाता है कि उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो पता चल जाए। तो इसका एक पूरा फार्मूला है। तो अगर आप टोटल बोल्ट ऑन रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी अपर 6 to 6 का लोअर 6 to 6 के साथ आप रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपर जो आपके 12 दांत बनते हैं उनकी मीज़ो डिस्टल विड्थ फाइंड कर लेनी है डिवाइडर्स के साथ, और उसको सम कर लेना है। और इसी तरह आपने लोअर 6 to 6 12 दांतों की जो मीज़ो डिस्टल विड्थ है वो फाइंड करके प्लस कर लेनी है। तो ये जो दो आपके पास सम आ जाएंगे, इनको आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है, जो है कि सम ऑफ 12 लोअर टीथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ 12 अपर टीथ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू फाइंड की गई है वो 91.3% है। आसान लफ्ज़ों में आप ऐसे कह लें कि अगर आपके अपर 12 दांतों की जो सम ऑफ विड्थ है वो 100 मिलीमीटर हो, तो आइडियल ओक्लूजन के लिए आपकी लोअर की जो 6 to 6 मीज़ो डिस्टल विड्थ आएगी कंबाइंड, वो 91.3 मिलीमीटर होनी चाहिए। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर तो आपका इंडेक्स यानी जो आंसर आ रहा है वो 91.3 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जो जो लोअर टीथ हैं वो साइज़ में डिस्प्रपोर्शनेटली बड़े, और अगर आपका इंडेक्स 91.3 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो अपर टीथ हैं वो डिस्प्रपोर्शनेटली बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर टीथ। यानी अगर आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो आपका आंसर भी बढ़ रहा है, यानी अगर आपका आंसर 91.3 से ज़्यादा आ रहा है, तो क्योंकि न्यूमरेटर में अपर टीथ हैं लोअर टीथ है, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज्ड वैल्यू का मतलब है कि लोअर टीथ का साइज़ बढ़ रहा है। और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज़ कर रहा है तो आपकी वैल्यू कम आएगी। तो यानी वैल्यू कम है तो डिनोमिनेटर में क्योंकि अपर टीथ है, तो अपर टीथ का साइज़ जो है वो डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ा है। इसी तरह अगर आप इंटीरियर बोल्ट ऑन फाइंड करते हैं, तो उसमें आपने सिर्फ 6 दांतों को मेजर करना है, यानी अपर 3 to 3 और लोअर 3 to 3, और उनकी मीज़ो डिस्टल जो विड्थ आएगी उनका सम ले लेना है, और उसको आपने जो फार्मूला ये वाला है इसमें पुट कर देना है, यानी सम ऑफ 6 लोअर टीथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ 6 अपर टीथ मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसकी नॉर्मल वैल्यू आपकी 77.2% होती है। अब इंटरप्रिटेशन इसकी भी सेम है। अगर तो मतलब आपकी वैल्यू 77.2 से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि लोअर जो इंटीरियर टीथ हैं उनका साइज़ डिस्प्रपोर्शनेटली लार्जर है, और अगर आपकी वैल्यू कम आ रही है 77.2 से, तो इसका मतलब है कि अपर जो 6 हैं उनका साइज़ बड़ा है लोअर की निस्बत जितना होना चाहिए उससे। अब इसका फार्मूला मैनिपुलेट करके आप नॉर्मल वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो वो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि कितना आपका साइज़ होना चाहिए, तो वो मैं फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। तो फिर इसके बाद बोल्ट ऑन की शॉर्ट कमिंग्स आ जाती हैं। तो पहली तो शॉर्ट कमिंग ये है कि ये सिर्फ परमानेंट डेंटेशन के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी प्राइमरी डेंटेशन के अंदर आप बोल्ट ऑन एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते।
और दूसरी चीज़ ये है कि ये टूथ मटेरियल डेफिशिएंसी को एड्रेस नहीं करता। यानी कि अगर आप दोबारा उस फार्मूले को देखें कि आपके सम ऑफ अपर लोअर 12 टीथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ अपर 12 टीथ मल्टीप्लाइड बाय 100 की वैल्यू 91.3% है। अब फर्स्ट कर लेते हैं कि ये वैल्यू बढ़ रही है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो आपकी अपर की वैल्यू यानी जो न्यूमरेटर में है, जो सम ऑफ 12 लोअर टीथ है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, या जो डिनोमिनेटर में है सम ऑफ 12 अपर टीथ वो कम हो रही है। ये दोनों रीजंस हो सकती हैं आपकी वैल्यू 91.3 से बढ़ने की। लेकिन बोल्टन का जो एनालिसिस है वो सिर्फ टूथ मटेरियल एक्सेस को एड्रेस करता है, टूथ मटेरियल डेफिशिएंसी को एड्रेस नहीं करता। अब उसकी जो एक क्लिनिकल एग्जांपल है वो ये है कि आपके फॉर एग्जांपल अपर जो लैटरल है वो स्मॉलर इन साइज है, फॉर एग्जांपल पैग लैटरल पड़ा हुआ है, तो जब आप अपर की मेजरमेंट लेंगे तो अपर की वैल्यू मीजो डिस्टल विड्थ थोड़ी आएगी, और लोअर फॉर हम फर्ज कर लेते हैं कि नॉर्मल जो है वो साइज़ में पड़े हुए हैं। तो जब आप फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो नॉर्मल से ज़्यादा आएगी, जो आपको लोअर का टूथ मटेरियल एक्सेस बताएगी। लेकिन इन रियलिटी आपका बेसिकली अपर की टूथ मटेरियल डेफिशिएंसी है पैग लैटरल होने की वजह से, तो वो बोल्टन एनालिसिस आपको ये नहीं बताएगा। तो साथ आपको क्लिनिकल जजमेंट भी चाहिए कि अगर कोई ऑब्वियस डिफॉर्मिटी है तो वो आपने क्लिनिकली उसको आइडेंटिफाई करके तो अपने एनालिसिस के अंदर मतलब इनकॉर्पोरेट करना है। अब फिर इसकी दो एग्जांपल्स है सिंपल सी, जो इंटीरियर बोल्टन से निकाली गई हैं। तो अगर आप देखेंगे आपके लोअर टीथ अपर टीथ की निस्बत डिसप्रपोर्शनेटली लार्जर हैं इंटीरियर बोल्टन के अंदर, और आप क्लास 1 के 9 रिलेशन रखना चाहते हैं और नॉर्मल 2 मिलीमीटर का ओवरजेट रखना चाहते हैं, तो क्योंकि लोअर के टीथ आपके साइज़ में सिग्निफिकेंटली बड़े हैं, तो जब आप क्लास 1 के 9 रिलेशन रखेंगे तो 2 मिलीमीटर ओवरजेट रखने के लिए आपको ऊपर वाले दांतों को थोड़ा सा बाहर की तरफ या आगे को लाना पड़ेगा, और अपर के अंदर आपकी स्पेसेस रह जाएंगे, और उन स्पेसेस को कवर करने के लिए आपको अपर के अंदर बिल्डअप्स करने पड़ेंगे, या फिर लोअर के अंदर आपको IPR करनी पड़ेगी। तो ये एक क्लिनिकल एग्जांपल है जब आपके लोअर के जो दांत है वो बड़े होते हैं। दूसरी एग्जांपल है कि आपके अपर के दांत टूथ मटेरियल एक्सेस के अंदर हैं, तो उसमें ये एग्जांपल बनेगी कि अगर आप पीछे क्लास 1 के 9 रिलेशन रखते हैं तो इंटीरियरली आप 2 मिलीमीटर का ओवरजेट नहीं रख सकेंगे, आपका ओवरजेट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि अपर के दांत बड़े हैं लोअर की निस्बत। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको अपर इंटीरियर पोर्शन के अंदर थोड़ी सी IPR करनी पड़ेगी ताकि दांतों का साइज़ छोटा करके प्रोपोर्शनेट बनाया जाए और फिर आप नॉर्मल ओवरजेट अटेन कर सकेंगे।